हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे एग्जाम वाइब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है ट्विंकल मालवीय और हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान मतलब हम उसका पूरा जीके देखने वाले हैं। हमारी ये सीरीज में हमने पहला चैप्टर जितना भी हम आपको उसमें फैक्चुअल बता सकते थे वो हमने उसके सामान्य परिचय से बताया। अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए जो है मध्य प्रदेश का गठन। आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा। मध्य प्रदेश का गठन स्टूडेंट समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर हम यहाँ आपको इजी करके समझाएंगे जिससे आपको एग्जाम में भी दिक्कत ना जाए और आपसे सारे क्वेश्चन आराम से बने। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन समझने के लिए हम इसको 4 पॉइंट्स में देखेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट्स में देखेंगे हम मध्य प्रदेश के गठन को। आजादी के पूर्व आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, है ना? मतलब हम बात कर रहे हैं कब की? 1947 के पहले की, 1947 के पहले। ठीक है, इसके पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी? ठीक है, फिर हम बात करेंगे 1947 से 1956। आपको पता है मध्य प्रदेश का गठन मैंने आपको पढ़ाया 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। तो 1947 से 1956 तक की क्या कहानी हुई ये हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, फिर हम तीसरे चरण में देखेंगे कि 1956 में मध्य प्रदेश ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या था। ठीक, और फिर लास्ट में हम देखेंगे वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप यानी कि 1 नवंबर 2000 और वर्तमान को छत्तीसगढ़ का अलग होना और राज्यों का जुड़ना 1 नवंबर 2000 तक की क्या स्थिति हुई। ठीक है, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश को आज इतने भागों में बांटकर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, और फिर उसी के साथ आपको पता चलेगा कि आगे 2000 और 2000 से लेके अभी तक का हमारा स्वरूप मध्य प्रदेश का कैसा दिखता है। ठीक, तो हम मध्य प्रदेश को इतने 4 पॉइंट्स में देखेंगे। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं आजादी के पूर्व की स्थिति। ठीक है, यानी कि आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। ठीक है, ये मैं मिटा दे रही हूँ, आप लोग इसको ऐसे नोट्स में लिखेंगे। एक मिनट, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए आजादी के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। आजादी के पूर्व स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। उसकी जगह अस्तित्व में उस समय क्या था, जैसे कि आपको ये वाला मैप मैंने बना रखा है, इसमें जो अभी आपको कुछ नहीं समझना है, अभी जो आपको ये जो हिस्सा लिख रहा है जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, पार्ट ए। ठीक है, इस पार्ट ए का नाम हुआ करता था सेंट्रल प्रोविंस और बरार। ठीक, तो ये हिस्सा हुआ करता था, यानी कि मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं था। आप लोग लिख लेंगे कि मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य अस्तित्व में नहीं था। उसकी जगह क्या था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाला क्षेत्र था। सेंट्रल देखिए स्टूडेंट, उस समय ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने 1900 देखा जाए तो 1853 में, ठीक है, 1853 में क्या हुई, नागपुर विजय हुई। और 1861 में सेंट्रल प्रोविंस को बनाया। ऐसे ही 1936 में बरार को बनाया। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो हम देखते हैं इस रूप में हमारा मध्य प्रदेश, हम मानते हैं कि उसका भाग उसी रूप में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के रूप में
अस्तित्व में था ये वाला हिस्सा, ये जो ये आपको दिख रहा है पार्ट है का, ठीक है। तो ये हिस्सा था उस समय सेंट्रल प्रोविंस और बरार, ठीक। और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा जो ऊपर का मध्य प्रदेश दिखता है हमें, यहाँ तो क्या हो गया, ब्रिटिश का एक न्यायिक क्षेत्र था उन लोगों का, ये सेंट्रल प्रोविंस, ठीक। और ऊपर का जो क्षेत्र देखेंगे आप यहाँ या इस तरफ जबलपुर की तरफ या इंदौर ग्वालियर की तरफ, तो आपको पता था कि क्या थी उस समय, रियासतें थी। कौन कौन सी, जैसे होलकर रियासत थी, कहाँ थी, इंदौर में होलकर रियासत, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे सिंधिया रियासत थी, सिंधिया रियासत थी, ठीक। होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, कलचुरी रियासत, बुंदेली रियासत, और भोपाल में आप देखेंगे नवाबी रियासत, ठीक है, नवाबों का क्षेत्र था, ठीक। तो ये सब रियासतें थी उस समय बाकी, और जो ये वाला भाग था वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बन चुका था। नागपुर विजय हुई थी 1853 में, उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस को 1861 में और बरार को मिला के 1936 में इन्होंने ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार बनाया, ठीक। आजादी के पूर्व की स्थिति मध्य प्रदेश में कुछ इस तरह है कि ऊपर की तरफ रियासतें हैं, सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा किसका है, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो ये कुछ आजादी के पूर्व की स्थिति हो गई। अब हम देखेंगे कि आजादी के बाद क्या हुआ है, ठीक। अब हम देखेंगे आजादी के बाद। हमारी आज की पूरी क्लास इस सेकंड पॉइंट पे रहेगी स्टूडेंट्स, हो सकेगा तो हम इसको 2 नहीं तो 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आजादी के बाद की स्थिति। यानी कि 1947 से 1956 तक की स्थिति, ठीक है। आजादी के बाद स्टूडेंट्स, आजादी के बाद आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारा क्या देश को जिस स्थिति में वो आए थे, यानी कि जो खंड खंड स्थिति में उन्होंने हमें भारत को मिला था उन्हें वो उसी हालत में उस भारत को छोड़ के चले गए। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपने देखा होगा 1947 में जो आजादी हुई उसे हमने भारत शासन अधिनियम, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। भारत शासन अधिनियम और माउंटबेटन प्लान के अनुसार हमारा देश आजाद हो गया, ठीक है। आजाद होने के फलस्वरूप सबको पता था कि 2 अलग अलग देशों का निर्माण होना है, एक हो रहा था भारत और एक हो रहा था पाकिस्तान, ठीक है। ये तो बात यहाँ तक की ठीक थी। उसके अलावा आपको पता है उस समय भारत की स्थिति कुछ कैसी थी, भारत की स्थिति कुछ इस तरीके की थी आजादी के समय। मैंने इसमें इंक डाल दी है पर फिर भी नहीं चल रहा है। चलिए, आजादी के समय भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। भारत में हमें 2 तरीके के राज्य देखने को मिल रहे थे। एक ब्रिटिश राज्य थे जिनमें सीधे तौर पे ब्रिटिशर्स का शासन था, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश शासित राज्य थे, प्रत्यक्ष तौर पर, है ना, प्रत्यक्ष तौर पर मतलब अंग्रेजों का शासन था। और दूसरी हमारी थी क्या, देशी रियासतें, जिसमें राजाओं और रजवाड़ों का शासन था, ठीक है। अंतर क्या था, यहाँ तो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल था, देशी रियासतों में भी रूल हमारे कौन कर रहे थे, राजा रजवाड़े कर रहे थे, लेकिन किसके अधीन थे, अधीन तो ये ब्रिटिशर्स के थे, लेकिन रूल ये लोग करते थे, ठीक। अब अंग्रेजों ने जब हमारे भारत देश को उन्होंने आजाद करा तो उन्होंने ये ब्रिटिश राज्य तो भारत में मिल गए और माउंटबेटन के अनुसार विभाजन हो गया भारत का और पाकिस्तान का, लेकिन ये देशी रियासतों की स्थिति को अलग तरीके से उन्होंने मतलब ऐसी ही स्थिति में छोड़ के चले गए। देशी रियासतों को उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, देशी रियासतों को के पास 3 ऑप्शन थे।
या तो वो भारत में मिल जाए या वो पाकिस्तान में मिल जाए या वो स्वतंत्र रह जाए। ठीक है, ये तीन ऑप्शन देशी रियासतों के पास थे। अधिकांश राजा रजवाड़ों ने ये सोचा कि हमारी रियासत स्वतंत्र रहे। पर स्टूडेंट, जब हम एक भारत का पूरा निर्माण करना चाह रहे हैं, आगे देखिए पूरा भारत है, अगर मान लीजिए ये सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा तो भारत में आ गया और मान लीजिए ये रियासत स्वतंत्र रह जाती, ये रियासत स्वतंत्र हो जाती, तो एक ही भारत देश में कितने अलग अलग तरीके के देश बन जाते। ठीक है, तो भारत की इस मजबूत स्थिति को बनाने का काम सौंपा गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना, उन्हें ये सौंपा गया कि वो देशी रियासतों का क्या करें, एकीकरण करें। ठीक है, तो उस समय टोटल रियासतें कितनी थी, 552 देशी रियासतें थी। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके विभाग की पूरी योजना के अनुसार इन 552 में से 549 रियासतों को क्या कर लिया गया, भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, इन रियासतों का भारत में विलय कर लिया गया। तीन ऐसी रियासतें थी जिनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, वो तीन रियासतें कौन कौन सी थी, वो तीन रियासतें थी, एक आपको पता ही है, आप लोगों ने ये बहुत खूब सुना भी होगा, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और तीसरी जूनागढ़। ठीक, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीन रियासतें थी। हमें यहाँ पर इसका इतना डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, पर फिर भी मैं आपको ये पूरी स्थिति अच्छे से स्पष्ट हो जाए इसलिए मैं आपको ये पूरा बताती चल रही हूँ। ठीक है, जम्मू कश्मीर को आपको पता है कि हमने विलय पत्र के माध्यम से, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेशन के विलय पत्र के माध्यम से इस जम्मू कश्मीर को मिलाया। ठीक, हैदराबाद को हमने सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, सैनिक कार्रवाई। ठीक है, और हैदराबाद को मिलाने के लिए हमने ऑपरेशन पोलो चलाया। स्टूडेंट्स, कितना अलग लगता कि अगर बीचों बीच हैदराबाद जैसा अलग ये वाली हैदराबाद वाली रियासत हमारे देश में नहीं मिलती और वो बीचों बीच एक अलग देश बन के रहती। सोचिए ना आप, ये भारत कितने खंड खंड में दिखता अगर इसका एकीकरण नहीं किया गया होता तो। ठीक है, हैदराबाद सैनिक कार्यवाही के द्वारा मिला लिया गया और उस ऑपरेशन को पूरा नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। आप लोग याद रख सकते हैं, कभी पूछा भी जा सकता है, ऑपरेशन पोलो। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह। जूनागढ़ को आपको पता है, जूनागढ़ का जो शासक था वो एक मुस्लिम शासक थे और उसके बाद मतलब वहां की अधिकांश जनता क्या थी, हिंदू थी, और उसके बाद राजा वहां से चले गए थे जूनागढ़ को छोड़ के, तो वहां पे जनमत संग्रह करवाया गया। मतलब लोगों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं और उन्होंने भारत में मिलना चाहा, जनमत संग्रह। ठीक, तो आजादी के बाद कुछ इस तरीके की स्थिति हुई, देशी रियासतें भारत में मिली, ब्रिटिश जो राज्य थे वो भारत में आए, जितनी सीमा निर्धारित की गई थी, और भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, अब आप चलेंगे, हमने ये देख लिया कि अब आजादी के समय ये स्थिति हुई और ये सब हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स, जिन भी लोगों ने मुझसे पॉलिटी पढ़ा है, मैंने उनको एक चीज समझाई है, संविधान सभा, जब मैंने आपको बताया था संविधान सभा, संविधान का निर्माण करने के लिए जब संविधान सभा का गठन करा गया तो वो दो तरीके के काम करती थी। एक तो संविधान सभा का भी संविधान का निर्माण का काम करती थी और दूसरी तरफ वो संसद के रूप में भी काम करती थी। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब वही संविधान सभा काम करेगी बहुत सारा हमारा। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये देशी रियासतों के विलय के पश्चात अब हमारे सामने एक समस्या है कि हम राज्यों का निर्माण कैसे करें। ठीक है, किस तरीके से अब इस भारत को आकार दिया जाए, कितने राज्य होंगे, किस तरीके से वो निर्माण किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले 1948 में संविधान सभा के सामने, जब वो संसद के रूप में काम करती थी, उनके सामने ये मांग आ रही थी कि जो राज्यों का निर्माण है वो किस आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, भाषा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा भारत देश कैसा है, विविधताओं वाला देश है, हर जगह धीरे मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे भाषा चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस मांग को देखते हुए 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में एक धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग का गठन किया गया और इनसे पूछा गया कि किस तरीके से राज्यों का निर्माण किया जाए भारत में। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया
इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो राज्यों का निर्माण है वो भाषाई आधार पर ना होकर किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर। भाषाई आधार पे ना होकर किसमें होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पे। ठीक है भाई, इनकी बात को उन्होंने सुना, लेकिन मांग तो किसकी उठ रही थी, मांग भाषाई आधार पे उठ रही थी। हर राज्य चाह रहा था कि हमारा भाषा के आधार पे हमारा एक राज्य हो। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र के लोग ऐसा चाह रहे थे। तब इन्होंने तो ये बोल दिया कि भाई प्रशासनिक आधार पे होना चाहिए। अब क्या हुआ, विचार हुआ, विचार होने के बाद फिर से एक कमेटी बनी, जेबीपी कमेटी। उन्हें ये देखना था जेबीपी कमेटी को कि क्या धर आयोग ये जो बोल रही है कि प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, भाषाई आधार पर संभव नहीं हो पाएगा, तो क्या ये बात सही है, भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, ये भी जेबीपी समिति को बताना था। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। आप लोग जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं देख लेती हूँ ढंग से चल रहा है। चलिए, तो जेबीपी कमेटी का भी गठन कब हुआ, 1948 के टाइम पे समझ सकते हैं। 1948-49 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। जेबीपी में 3 लोग थे। ठीक है, सबसे पहले जे से आप समझेंगे जवाहरलाल नेहरू, वी से हैं वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, ये 3 लोगों की कमेटी बनी और इन्होंने भी जो धर आयोग ने रिकमेंडेशन की थी उसको सही माना। इन्होंने भी माना कि जो भारत में राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो भाषाई आधार पर ना होकर कैसा होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, जिससे हम आराम से, प्रशासनिक आधार से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, जिससे आराम से कल्याणकारी योजनाएं या सारी चीजें उपलब्ध हो पाए जनता को, एक अच्छे से शासन हो पाए राज्य का। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या बोल दिया 1948-49 के टाइम पे। ठीक है, तो 1950 में राज्यों को 1950 में 1950 में राज्यों का एक नया रूप सामने आया। में राज्यों की 4 कैटेगरी बनाई गई। कौन सी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। 4 तरीके की श्रेणी बनाई गई, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। आप हिंदी में चाहें तो भाग अ ब स ऐसा भी लिख सकते हैं, या क ख ग ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग क भाग ख ऐसा भी लिख सकते हैं। पार्ट में ज्यादा अच्छा लगेगा इसलिए आप पार्ट ही लिखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, पार्ट में लिखिए। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये 4 श्रेणियां बनी। ठीक है, और ये 4 श्रेणियों में 29 राज्यों को रखा गया। कितने राज्यों को, 29। यदि आप देखें तो पार्ट ए में 9 राज्य, 9 स्टेट। पार्ट बी में 9 स्टेट, पार्ट सी में 10 स्टेट और पार्ट डी में 1 स्टेट को रखा गया। ठीक है, मतलब उस समय टोटल 29 राज्य बने और 29 राज्यों की 4 श्रेणियां बनी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, अब यदि हम देखें, ये तो हो गए पार्ट इनमें, इसमें 9 राज्य थे, इसमें भी 9 राज्य थे, इसमें 10 राज्य थे और इसमें 1 राज्य था। ठीक है, तो ऐसे ही कितने हो गए टोटल, आप देखेंगे तो ये 29 राज्य हो रहे हैं। ठीक, अब हम बात करें यदि पार्ट ए की, तो पार्ट ए में
असम, बंबई, मध्य प्रदेश। मैंने मध्य प्रदेश लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, उस समय ये मध्य प्रदेश नहीं था, मैंने आपको बताया ना सेंट्रल प्रोविंस और बरार, इसी को उस समय क्या कहा जाने लगा था, मध्य प्रदेश। ठीक है, सीपी और बरार को क्या कहा जाने लगा था, मध्य प्रदेश। ठीक, तो इसको क्या कहा गया, मध्य प्रदेश, सीपी और बरार, है ना, मैं लिख रही हूँ इसी को मध्य प्रदेश लिख रहा है। ठीक है, असम, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, और पूरे 9 मैं यहाँ नहीं लिखूंगी, आपको इतने ही बताऊंगी। इस तरीके से टोटल 9 थे। ठीक है, बंबई प्रांत हुआ करता था क्योंकि महाराष्ट्र तो था नहीं ना उस समय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बंबई प्रांत हुआ करता था। ठीक, तो ये 9 स्टेट कैसे हो गए हमारे, पार्ट ए के हो गए। ठीक है, बिहार भी लिख लीजिए आप लोग, और 9 है, आपको मिल जाएंगे बुकों में, लेकिन हमारे अभी एमपी में इतना काम का नहीं है। एमपी में सिर्फ हमें ये देखना है कि पार्ट ए में मध्य प्रदेश कौन सा, सीपी और बरार, यानी कि ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट था, यानी कि 1950 में हमने इसे राज्य बना दिया। समझ रहे हैं आप लोग, 1950 में ये पार्ट ए में शामिल हो गया, और ये एक राज्य था, इसका नाम था मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके राज्यपाल भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक, अगर आपको राजधानी लिखनी हो तो इसकी राजधानी की थी, क्या थी, नागपुर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस पे, पार्ट बी पे। ठीक है, पार्ट बी में हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत। देखिए, हम देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र अभी जो शामिल होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बता दी। पार्ट ए में हमारा जो मध्य प्रदेश में जो हिस्सा आएगा वो किसका आएगा, इस वाले का, सीपी और बरार। यहां से पार्ट बी से कौन सा, मध्य भारत वाला राज्य, मध्य भारत वाला आप राज्य देख रहे हैं, पार्ट बी, मैंने आपको ये लिखा है पार्ट बी, मध्य भारत। मध्य भारत क्या, होलकर सिंधिया वाली रियासतें यहाँ पर आती थी, इंदौर में होलकर रियासतें, ग्वालियर में सिंधिया रियासतें। ठीक है, इस ये जो राज्य बना 1950 में मध्य भारत, इसकी 2 राजधानियां होती थी, एक होती थी ग्वालियर और एक होती थी इंदौर। ठीक है, ग्वालियर और इंदौर, आगे भी मैं आपको बताऊंगी कितने कितने समय कौन कौन सी राजधानी रहती थी, ग्वालियर और इंदौर। ठीक, अब पार्ट सी की यदि हम बात करें तो पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, दिल्ली, टोटल 10 है, इसमें टोटल 9 है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बताती जा रही हूँ। दिल्ली, ठीक है, इतने राज्य हैं, इसमें से हमें देखना है हमारा कौन सा, भोपाल। अब आपको ऐसा लग रहा होगा भोपाल, भोपाल खुद एक राज्य था और कौन से पार्ट में आता था, पार्ट सी में आता था। ठीक है स्टूडेंट्स, भोपाल खुद एक राज्य बन के पार्ट सी में शामिल हुआ था। तो पार्ट सी, ये वाला जो मैंने ये पॉइंट दिखाया है, ये मिड में, ये भोपाल जो अभी हमारी राजधानी है ना, नवाबों का शासन था। ठीक, और पार्ट सी में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, कहां, हमारा विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। ठीक, पार्ट डी में आपका आता था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। इसमें एक ही स्टेट था, उसका नाम क्या था, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, आपको स्टूडेंट्स में एक बार और बाइंड अप कर देती हूँ कि हमने शुरू से क्या पढ़ा। हमने 1947 से पहले की स्थिति देखी, फिर 1947 में अंग्रेज छोड़ के गए 2 तरीके के राज्य, एक तो ब्रिटिश शासन वाले, एक देशी रियासतें। देशी रियासतों को बोल दिया कि आपकी मर्जी हुई, आपको जिस भी पाकिस्तान में जाना हो, भारत में जाना हो और स्वतंत्र रहना हो, है ना। फिर हमने क्या करा, देशी रियासतों का विलयीकरण करा और विलय के फलस्वरूप हमारे पास भारत सामने आया। ठीक है, अब दुविधा हुई कि भारत में राज्यों का गठन किस प्रकार किया जाए, तो धारा आयोग, जेबीपी कमेटी। फिर उसके आधार पर हमें समझ में आया कि हमें प्रशासनिक आधार पर करना चाहिए, तो प्रशासनिक आधार पे 4 तरह की श्रेणियां, ठीक है, और 29 राज्यों के सामने सामने आया भारत। ये बात कब की हो रही है, 1950 की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस समय तक हमने आपको बताया था क्या, 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, जिसने भी मुझसे पॉलिटी पढ़ी उनको याद है, हमारा संविधान बन गया था। संविधान बन गया था यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी हमारे संविधान में लिखा के रखा गए थे कि ये 4 श्रेणियां हैं। ठीक है, आज आपको एक अच्छी चीज बताऊंगी मैं जो शायद आपको पता ना हो। हमारे संविधान का भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग
29 राज्य 4 श्रेणियों के 29 राज्य 4 श्रेणियों के रूप में सामने आए। पार्ट ए को हमने कहा रखा भाग 6 में, ठीक है। पार्ट ए में ऐसे स्टेट थे 9 स्टेट जहां पर ब्रिटिश शासन करते थे। पार्ट बी में बड़ी रियासतें थी, ठीक है स्टूडेंट, बड़ी बड़ी रियासतें, जैसे आप देख रहे होंगे हैदराबाद जम्मू कश्मीर। पार्ट बी में बड़ी रियासतें थी। पार्ट सी में कुछ रियासतें, कुछ ब्रिटिश रूल वाले एरिया थे, ठीक है। और पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, ये आपको पता चल गया। भाग 6 में हमने पार्ट ए को रखा, भाग 7 में हमने पार्ट बी को रखा, भाग 8 में हमने पार्ट सी को रखा, भाग 9 में हमने पार्ट डी को रखा था। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ाया है। आप अगर हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको आयोगों की सीरीज भी मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग बताते समय मैंने आपको बताया था कि भाग 9 में हमने क्या रखा है, पंचायतों को रखा है। तो भाई पंचायतों को कब रखा हमने, 1992 के बाद, ठीक है। तो मतलब भाग 9 में पहले तो कुछ होगा ना, तो पहले ये राज्यों के रूप में जो श्रेणियां थी ना, ये है, ठीक है, ये थी भाग 6, 7, 8, 9। अब आप देखेंगे वर्तमान में क्या है। वर्तमान में भाग 6 में आप देखेंगे भारतीय संविधान में, एक मिनट में देख लो, इतना नीचे आपको दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, दिख रहा है, यहां तक का आप लोगों को शो हो रहा है। भाग 6 में है राज्य, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237। ये हो गया राज्य। भाग 7 में प्रीवी पर्स, जिसकी समाप्ति कर दी गई, अब निश्चित है, ये प्रीवी पर्स था, ठीक। प्रीवी पर्स क्या होता था, राजाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, इसको हमने समाप्त कर दिया गया है 1971 में, ठीक है। भाग 8 में अभी वर्तमान में ये निश्चित है ना, इसमें कुछ नहीं है, निश्चित। आर्टिकल 238 था यहाँ पे, ये अब नहीं है आर्टिकल, ठीक है। भाग 8 में अभी आप देखेंगे केंद्र शासित राज्यों के बारे में है, आर्टिकल 239 से 243 और 242 तक। और भाग 9 में आप देख रहे हैं कि पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां, आर्टिकल 243 पंचायतें, आर्टिकल 243। स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है कि ये प्रीवी पर्स को किस समय समाप्त किया गया, 1971 में, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था ये 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हमने इस विशेष अधिकार को क्या किया, समाप्त किया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारी कुछ स्थिति, आज आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। और ये विंध्य प्रदेश की राजधानी अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिखिए, रीवा, रीवा होती थी। तो मैंने आपको बता दिया पार्ट सी, भोपाल, भोपाल भारत कितने राज्यों से मिलकर बना था, 4 राज्यों से मिलकर बना है ना, सॉरी मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश कितने राज्यों से मिलकर बना है, 4 राज्यों से। एक पार्ट ए का मध्य प्रदेश, पार्ट बी का मध्य भारत, पार्ट सी का भोपाल और विंध्य प्रदेश, हो गए। पार्ट डी से हमारा कोई मतलब नहीं है, 3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है। इनकी डिटेलिंग हम पूरी देखेंगे कि यहाँ कौन से मुख्यमंत्री थे, क्योंकि 1950 में ये राज्य बन चुके थे, तो इन राज्यों के अपने अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो होंगे, ठीक है। हमने देख लिया कि भारत में के संविधान में इनकी क्या स्थिति थी, है ना, कौन कौन से भाग में शामिल थे। फिर बाद में जब ये हट गए, ठीक है, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी की स्थिति ये हट गई, है ना। तो ये भाग 6 में अब क्या है, राज्य है, यहाँ पीवी पर समाप्त हुआ। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, ठीक है, 2020 के पेपर में आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। भाग 8 में अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है 239 से 242 तक, ठीक है। चलिए, और यहाँ पंचायतें हैं, ठीक। इतना आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जब तक मैं मार्कर में इंक डालूं। एक चीज और आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, आपको पता है टोटल रियासतें कितनी थी, 552। पार्ट ए बना था 216 रियासतों को शामिल करके, पार्ट बी बना था 275 रियासतों को शामिल करके, पार्ट सी बना था 61 रियासतों को शामिल करके, और एक रियासत तो ये आपकी है, ठीक है। तो ये टोटल इतनी रियासतों को शामिल करके बना था। तो ये पूरी स्थिति हो गई। अब ये हम पहुंच चुके हैं भाई 1950 में, है ना, ये तो अभी वर्तमान की स्थिति है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दी।
1950 में ये हमारी कुछ इस तरीके से 4 श्रेणियों में सामने आ गया था हमारा क्या, मध्य प्रदेश। अब हम आगे देखेंगे, इसको मैं मिटा दे रही हूं। अब हम देखेंगे कि ये तो बन गया था प्रशासनिक आधार पर राज्य, लेकिन क्या हुआ 1953 के समय आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश के निर्माण की मांग बहुत ज्यादा तीव्र हो गई। ठीक है, एक मतलब आंध्र प्रदेश में उस समय के एक नेता थे, उनका नाम था एक मिनट रुकिएगा, चलिए। तो हम ये देख रहे थे कि ये तो हो गई 1950 की स्थिति, लेकिन मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश के गठन की मांग बहुत जोर से उठ रही थी। एक तेलुगु भाषी मतलब तेलुगु भाषी राज्य हो, इस मांग को लेकर पोट्टी श्री रामलल्लू वहां के एक नेता थे उस समय, पोट्टी श्री रामलल्लू। इनने आमरण अनशन किया और इनके आमरण अनशन में 58 दिन के आमरण अनशन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद ये आंदोलन बहुत तीव्र हो गया और मजबूरन सरकार को उस समय तुरंत एक भाषा मतलब राज्य का गठन करना पड़ा। ठीक है, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनके हमारे सामने आया 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया स्टूडेंट्स, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक, तेलुगु भाषी राज्य बना। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर बना तो कौन सा, मद्रास से अलग होकर बनाया गया इसे। ठीक है, आंध्र प्रदेश